हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आज यानी कि 16 जून को कंप्लीट हो गया। अब देखिए, एग्ज़ाम चूँकि हो गया है तो बहुत सारे कोचिंग्स आपको आंसर की और कट ऑफ, क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये सब बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पेपर तो काफ़ी इजी था, ठीक है। और मेरे इस पर्टिकुलर एक नोटबुक से आपके 60 नंबर के आंसर सही हो सकते थे, या इस पर्टिकुलर मॉक से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकता था, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी मैं दावा यहाँ नहीं करने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि फेयर एंड लॉजिकल होगा। सिर्फ ये नहीं कि हाँ, हवा हवाई बातें नहीं कि पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ 15-20 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो लॉजिकल होगा, जो मैंने अभी तक अपने काफ़ी स्टूडेंट से बात करके जो मुझे आइडिया लगा, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग कट ऑफ का भी बात करेंगे। लेकिन उसके सब पहले हम लोग एक आंसर की क्या है वो देखते चले जाते हैं। ये है सेट सेट कौन सा है? ये सेट बी है ये, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आगे पीछे करके मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो देखिए, इस चैनल पर आपको पता है कि काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। जो लोग भी इस चैनल के सारे कंटेंट को फॉलो किए हैं, यानी कि एमसीक्यू सेशंस को जिन लोगों ने भी लगाया है, और वो लोग अगर आज प्रीलिम्स दे करके आ रहे हैं तो उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये उनके लिए कितना हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट वगैरह करके अपना फीडबैक हमें देते रहिए। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों टीएफआर का है, टोटल फर्टिलिटी रेट का। यहाँ कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए कपल इन देयर लाइफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, ठीक है, ये गलत है। ये पर्टिकुलर एक कपल के लिए नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है। एक महिला अपने पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में ऑन एन एवरेज, यानी कि एक इकलौती महिला की बात नहीं की जाएगी। अगर 1000 महिलाएं तो हजारों महिलाएं टोटल जितने बच्चे अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में वो लोग पैदा करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करके जो आएगा उसको हम लोग टीएफआर बोलेंगे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, हालांकि क्लोज ऑप्शन है ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो इट्स नॉट अ, मतलब ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, हालांकि आपको क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको पढ़ लीजिए। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और थर्ड है आपका, स्टॉक एक्सचेंजेज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। तो देखिए, थर्ड और सेकेंड आपको पता है कि सही है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, एनबीएफसीज को इंडिया में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, इवन दो कुछ एनबीएफसीज को अलाउ की गई है, बट इन जनरल टर्म्स ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हालांकि इसमें काफ़ी डिबेट होगा, बट उसमें हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2 एंड 3 ये क्वेश्चन आप अपने से मिला लीजिएगा जिस भी सेट में होंगे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो है, इंश्योरेंस कंपनीज भी कर सकते हैं, पेंशन फंड्स भी कर सकते हैं, और रिसेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 एंड 3, ठीक है। फोर्थ का राइट आंसर ए नहीं होगा, फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से कौन कौन से, तो मोटर व्हीकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, करेंसी स्वैप, ये सब आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अगेन, अगर आप इकोनॉमी की एमसीक्यू जा करके देखेंगे तो ये बातें जो है वहाँ एमसीक्यूज में आई भी हुई हैं, प्लस मैंने ओरली भी इसको बताया हुआ है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। तो फोर्थ का डी विल बी द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, स्टोरेज ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, ये एक टाइप की सर्विस है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, स्टोरेज एक टाइप की सर्विस है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर नहीं, ये टर्सरी सेक्टर होगा। डेयरी फार्मिंग,
ठीक है, डेयरी फार्मिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा देखिए मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा, टर्सरी नहीं होगा। वीविंग क्लॉथ एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका ओनली 2 पेयर सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एग्री रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसमें से किसको किसको एक फीड स्टॉक के रूप में यूज किया जा सकता है एविएशन फ्यूल बनाने के लिए। देखिए एविएशन फ्यूल ये सब भूल जाइए, पहली बात सिंपल सा बात ये है कि इनमें से किसको किसको यूज करके हम लोग फ्यूल बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या एक तरीके का बायोमास है और सभी को यूज करके हम लोग एक फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसको एविएशन यूज करेंगे तो फिर उसको एविएशन फ्यूल बोलेंगे। तो 6th का सी इज द राइट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 7th, फार्मर्स प्लफ जो है, फार्मर का जो किसान का जो हल है वो वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो उसका फिक्स्ड कैपिटल है। कंप्यूटर जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरा बिल्कुल सही है। जो यार्न है, जो धागे यूज किए जाते हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ये आपका वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। और पेट्रोल जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल आपका वर्किंग कैपिटल है, ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। तो 2 एंड 4 आपका बिल्कुल सही है। 7th का ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए एक आधा ऑप्शन तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट कम ही क्वेश्चंस गलत होंगे दोस्तों। एनीवेज 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट कैन बी एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स। देखिए इसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज था, ऑप्शन सी में, बी में और इवन डी में, ठीक है। तो बट इसका मैंने राइट आंसर कहीं से मिला है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, यानी मेटावर्स ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपने सी मारा है तो आपके सही होने के चांसेस 99% हैं। अभी तक आपका कितना स्कोर बन चुका है वो आप नीचे कमेंट में बताते जाइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज बाय द RBI वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। ये गलत है दोस्तों, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है आई गेस 500 करोड़ के आसपास इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट है। दूसरा है फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स, ठीक है। तो दोस्तों एटलीस्ट 50% का मतलब क्या है कि 50% भी हो सकता है और 51% भी हो सकता है, ठीक है, और इससे ऊपर तो हो ही सकता है। लेकिन सेकेंड का एक्चुअली राइट आंसर ये है कि 50% से अधिक होना चाहिए, यानी 50.1% चलेगा बट 50% नहीं चलेगा। तो 2 स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये क्वेश्चन टफ माना जाएगा दोस्तों, हालांकि सब लोग बोल रहे हैं सारे क्वेश्चंस इजी थे, बट आप उस पर मत जाइए, क्वेश्चंस इसमें टफ क्वेश्चंस भी थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है। अगर आपको आता है तो ही आप मार्क कर सकते हैं, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस थे। अब जैसे ये CSR के ऊपर में जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है CSR रूल्स, ये देखिए ऑप्शंस पर सीधे मत देखिए। CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज। ये बिल्कुल सही है। अगर CSR फंड से आप अपने कंपनी एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट कर रहे हैं या कंपनी को ही बेनिफिट कर रहे हैं तो वो CSR एक्टिविटीज में काउंट नहीं होगा। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज, तो ये एक्चुअली गलत है दोस्तों। मिनिमम स्पेंडिंग की लिमिट है 2% ऑफ द नेट बेनिफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी आएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो इसीलिए आप 6 से 7 क्वेश्चंस का आप एक मार्जिन ऑफ एरर रख के चलिए कि उतना गलत हो सकता है, ठीक है। खैर 11th क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इवन दो प्लूटोनियम 238 जो है वो एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, आपको पता होना चाहिए फिसाइल और फर्टाइल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। बट यूएस ने किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये प्लूटोनियम 238 को यूज करके ये RTG रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया हुआ है और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका 3 भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कोचिंग्स काफ़ी सारे ए बोल रहे हैं बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जियांट स्टार्स, जो बड़े स्टार्स होते हैं, लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। एक्चुअली ऐसा नहीं होता दोस्तों, जो बड़े स्टार्स होते हैं उनमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत तेजी से होता है, इसलिए वो लोग ड्वार्फ स्टार से कम ही जी पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जब अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो आप डायरेक्टली राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो। तो दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है नाइट्रिक एसिड, और इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो इसका 13 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक एसिड। अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, गेस वर्क काम ही नहीं करेगा, और करेंगे मारेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर आपका सही होने के चांसेस 1/4 होंगे अगर आपको नहीं पता है तो। और ऑब्वियसली आपको पता होने के चांसेस बहुत कम है अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं है तो 13 का ए इज द राइट आंसर। इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए 14 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो रेडार टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन ये तो किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि जो डॉपलर ये होता है, रेडार होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो रेन बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन से उसका पता लगा जाता है। फिर देखिए ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये भी काम किया जा सकता है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 में बहुत लोगों को डाउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए इस टाइप की टेक्नोलॉजी का ब्रॉडर यूज में ये भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी आ जाएगा, हालांकि इट इज डिबेटेबल। ठीक है, तो 14 का 1, 2, 3 तीनों होगा राइट आंसर, बट देयर माइट बी लिटिल डिबेट कि ओनली 2 भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 14 का फिलहाल मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए। ठीक है दोस्तों, 15 का देखिए, रफाइल मिग 29, ये तो काफ़ी पुराना वर्जन है, इसको छोड़ दीजिए। रफाइल जो है वो 4.5 जनरेशन है। तेजस जो है वो भी 4.5 जनरेशन, यानी ये लोग टोटली 5th जनरेशन नहीं है, ये लोग 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच के एयरक्राफ्ट हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर नन हो जाएगा। इसमें से एक भी एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का नहीं है, तो 15 का डी विल बी द राइट आंसर। अगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। तो जो हाइड्रोजेल्स होते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑल आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सही ही होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन था। ठीक है, 14 का और ये 16, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। फिर देखिए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा। अगर आप हाइड्रोजन है उसके अंदर और ऑक्सीजन के साथ उसका आप रिएक्शन करा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट निकलेगा आपको वाटर वेपर। ठीक है, H2O। ठीक है, तो 17 का डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा देखिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है H2O2। हालांकि मैं एक ऐसा जोक मारूंगा जिस पर ना आपको हंसी आएगी ना मुझे हंसी आएगी। एक बार में एक इंसान जाता है, एक केमिस्ट जाता है, वो बोलता है कि आई विल हैव H2O। ठीक है, आई विल हैव H2O। दूसरा पर्सन जाता है, वो बोलता है आई विल हैव H2O2, यानी उसने बोला कि मैं भी H2O ही लूँगा। ठीक है, अंग्रेजी का H2O2 बोला, लेकिन ये बार जो टेंडर था वो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो उसने उसको H2O2 दे दिया दोस्तों, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो सेकेंड बंदा जो है वो मर गया। एनीवेज, तो 17 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मुझे पता है कि इस जोक पर आपको हंसी नहीं आई है। खैर 18th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे कि ये सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल से आपने एनर्जी जनरेट कर ली, आपके पास बैटरी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इस एनर्जी के थ्रू इस नदी के पानी को कहीं ऊपर पहुंचा दीजिए। ठीक है, डैम वगैरह में भर दीजिए। अब जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो इस डैम का फाटक खोलिए, इस डैम का गेट खोलिए, पानी को नीचे आने दीजिए और टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो 18th का सी इज द राइट आंसर। उसी तरह से मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स काम करते हैं दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के रूप में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ना, अदरवाइज ये सब न्यूज़ वगैरह में रहती है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप रीड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो अब देखिए 20th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसलिए मैं बोलता था आप लोगों को कि जो MCQ सीरीज है उसको बार बार आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोलैटरल, बोरोइंग,
एंड लेंडिंग ऑब्लिकेशंस। अगर किसी ने इसको नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ बोरोइंग एंड लेंडिंग देख करके बॉन्ड मार्केट मार देगा, बट ए इज रॉन्ग। ये सिंपल CBLO जो है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो 20 का C इज द राइट आंसर, ठीक है। CBLO ये क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो 20 का C इज द राइट आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और सेम बात MCQ कराते टाइम मैंने मुंह से बोला है, मुंह जबानी बोला है कि जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बोरोइंग और लेंडिंग देखकर कंफ्यूज होकर बॉन्ड मार्केट मार सकते हैं, बट रिमेंबर कि दिस इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। तो एनीवेज 20 का C इज द राइट आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है, डोनिये पोलो एयरपोर्ट जो है दोस्तों, ये है आपका ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। कुशीनगर इंटरनेशनल, कुशीनगर आपका है गोरखपुर के पास यूपी में, और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और तीनों ही कहीं ना कहीं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स उसको बोलते हैं जहाँ पर एकदम जीरो से काम शुरू होता है, ठीक है। तो 21 का D इज़ द राइट आंसर। अगेन अगर इसमें से कोई ग्रीनफील्ड ना हो तो माफ़ कर दीजिएगा, बट जहाँ तक मैंने पता किया अभी तक तो ये तीनों ही ग्रीनफील्ड में आते हैं। फिर देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, और वाटर वेपर के बारे में पूछ रहा है कि इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम लोग का हाइट ऊपर बढ़ते जाता है तो वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो कम होता जाता है, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। पोल्स पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि थोड़ा भी वाटर वेपर होगा तो वो तुरंत या तो वाटर या फिर आइस में कन्वर्ट होकर के नीचे आ जाएगा। तो वाटर वेपर का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है पोल्स पर, ना कि मैक्सिमम होता है। तो 22 का A विल बी द राइट आंसर। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। 23 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब देखिए, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हो बहुत ज़्यादा होगा, रात में ठंड हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे दोपहर का सूरज चढ़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो गलत है, इसी तरीके से ये सारे गलत है। D इसका राइट आंसर है दोस्तों। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है जैसे UK का क्लाइमेट, ठीक है। तो इस क्लाइमेट का जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत लो है और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत लो है। लगभग वहाँ पर बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है और लगभग प्रतिदिन या तीसरे चौथे दिन वहाँ बारिश वगैरह होते रहती है। टेम्परेचर काफ़ी कम ही रहता है और वेरिएशन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो 23 का D इज़ द राइट आंसर। देखिए, कोरियोलिस इफेक्ट की बात करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स जो है इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है दोस्तों वो प्रोपोर्शनल होता है टू द साइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और लैटिट्यूड आपको पता है कि वो इक्वेटर का लैटिट्यूड है 0 डिग्री, ठीक है। यानी साइन ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। यानी इक्वेटर पर जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो 0 हो जाएगा। और सेम पोल्स पर पोल का लैटिट्यूड कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। यानी पोल्स पर जो कोरियोलिस फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इतना मैथ समझ जाइए। बट द थिंग इज, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B2 ओनली। उसी तरह से दोस्तों 25th क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब यहाँ पर काफ़ी लोग इस तरह से कंफ्यूज होंगे कि ओवरहेड सन की बात की जा रही होगी, ठीक है। लेकिन ओवरहेड सन नहीं, बस सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो सनलाइट का प्रेजेंस ना सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर भी होगा, मतलब फुल डे, ठीक है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर भी होगा 12 घंटे से ज़्यादा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी होगा 12 घंटे से ज़्यादा। अब अभी देख लीजिए ना, अभी 21 जून आने वाला है, 16 जून 17 जून अभी चल रहा है। और अभी सूर्योदय यानी आपका सनराइज हो जाता है लगभग 5 बजे और सनसेट होता है लगभग 6:30 बजे। तो सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में आप देखें तो 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट रहता है या नहीं रहता। तो 25th का D विल बी द राइट आंसर। इट इज़ नॉट ए वेरी ईजी क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ पर है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है दोस्तों कॉन्गो बेसिन में। याद रखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड इज इन द कॉन्गो बेसिन। अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो आप A मार्क कर सकते हैं, यानी अमेजोन बेसिन वगैरह मार्क कर सकते हैं, एंड इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। और गेस वर्क आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये दोनों आपने नाम नहीं सुने होंगे। तो अगर गेस ही मार रहे हैं तो या तो अमेजन मारेंगे या तो फिर इधर भी आप सोचेंगे थोड़ा अनोखा नाम लग रहा है इसी को मार दें, तो दैट विल गो रॉन्ग।
तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज में डील किया हुआ है। पर फ्लोरो एल्काइल एंड पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, इसको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। फॉरएवर केमिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है, तो 2 इज करेक्ट। फिर देखिए अब चूंकि ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में काफ़ी दिन तक परसिस्ट करता है, तो इसलिए ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर, फूड सब चीज़ों में मिल जाता है, तो बिल्कुल वो भी सही है। और चूंकि फूड, ड्रिंकिंग वाटर सब में मिल जाएगा, तो फिर इसका बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन होने का भी खतरा बना रहेगा, तो सी थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 27 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगेन यू कुड टिक इट, अगर आपने एमसीक्यू इन्वायरमेंट सीरीज का फॉलो किया है तो आसानी से आप इसको टिक कर सकते थे। अब देखिए, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और बोल रहा है कि इन ऑर्गेनिजम्स में से कितने में पैरासाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऑल होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैराबीड बीटल्स क्या होता है, सेंटीपीड्स क्या होता है, फ्लाइज क्या होता है, टर्माइट्स क्या होता है, वॉस्प्स क्या होता है। आप ऐसा समझ के देखिए, हम लोगों के भी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, और लगभग सभी एनिमल्स, इंसेक्ट्स की बॉडी में कोई ना कोई पैरासाइट्स वगैरह काम करते रहते हैं, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए 29th क्वेश्चन में दोस्तों, ग्राउंड नट और हॉर्स ग्राम जो है वो पी फैमिली से नहीं आता है। पी फैमिली को बिलोंग करता है ओनली सोयाबीन, ओनली सोयाबीन बिलोंग्स टू द पी फैमिली। तो 29th का ए विल बी द राइट आंसर, बट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 30, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जनरली पीपल आर नॉट अवेयर, ठीक है, कि ये वर्मिन कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वर्मिन कैटेगरी में क्यों रखा गया है, तो ये बोल रहा है बिकॉज दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। नहीं, ये क्या करते हैं दोस्तों, जो फलों का रस चुरा लेते हैं, ये फल सबको खा करके मतलब फल को खराब करते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए डेंजरस नहीं है, ये हमारे फ्रूट्स के लिए डेंजरस है, ठीक है। सिंस दे आर डेंजरस फॉर आवर फ्रूट्स, इसलिए इसको वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। तो स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है, लेकिन 1 करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसको आप मिला लीजिए, बट अगेन इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए, आपको अभी परेशान करने के लिए तरह तरह की बातें आएंगी कि सारा क्वेश्चन इजी था, बहुत मेरे 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, बट डोंट गो आफ्टर दैट, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन होती है, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इसके लिए, इसके प्रति हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है। तो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के कारण हमारा एटमॉस्फेयर उतना हीटेड नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में पहला स्टेटमेंट गलत होते के साथ आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट भी है, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग वेव के प्रति क्या होगा, लॉन्ग वेव को हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो रिटर्निंग जो रेडिएशन है वो, ठीक है। आइए 32 क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जब मैं इजी बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है, तो वो क्वेश्चंस इजी माने जाएंगे। तो 32 क्वेश्चन को देखिए कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर्ड टू पोल्स, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता है कि ये आपका हो गया अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया पोल्स। इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर जो है लगभग 15 से 18 किलोमीटर हाइट तक हो जाती है, और पोल्स पर जो ट्रोपोस्फेयर है वो लगभग 8 किलोमीटर हाइट तक जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और दूसरा ही पहले का एक्सप्लेनेशन ही भी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट है वो ये एयर को काफ़ी ऊपर तक लेकर के जाती है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर जो है इक्वेटर पर काफ़ी थिक है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 2 इज द एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो 32 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
एक क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अगेन इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इवन दो आप एक्चुअली इस चीज़ को जानते हो ना जानते हो, बट आपको पता है कि बहुत सारा लावा, ठीक है, एस डस्ट ये सब निकलेगा, अलग अलग जो सल्फर कंपाउंड्स निकलेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलेंगे। अब देखिए ना, मान लीजिए कोयला ही जलता है तो उससे नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलता है, सल्फर कंपाउंड्स निकलता है। तो अब वोल्केनिक एरप्शन से तो ये सारी चीज़ें निकलेंगी ही निकलेंगी। तो 33 का डी विल बी द राइट आंसर। इट इज़ ए ईजी क्वेश्चन, इट इज़ ए नहीं, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। माफ़ करिएगा दोस्तों, अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी पतली है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फेरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ज्योग्राफी के एमसीक्यूज में, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज नॉट करेक्ट। और आप ऐसे देख लीजिए कि फर्स्ट अगर करेक्ट होता है ना, तो सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट का ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेकेंड ऑलरेडी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। देखिए, कोकोआ प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स जो हैं दोस्तों, वो कोट डी आइवोरे है, ठीक है, और घाना है, ठीक है। इसको शायद आइवोरी कोस्ट भी बोलते हैं इस कंट्री को, आइवोरी कोस्ट और घाना, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे लोग गलत मार्क किए होंगे, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक शायद मार दिए होंगे, तो ठीक है, क्योंकि इतना उनको पता चल गया कि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया किसके द्वारा, तो किसके द्वारा प्रमोट किया गया, ब्रिटिशर्स वगैरह के द्वारा प्रमोट किया गया। और कहाँ कहाँ पर प्रमोट किया गया, जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई। अब देखिए कॉलोनीज तो आप ज़्यादातर फिर यही अफ्रीका वगैरह में आएंगे, तो आप डी भी मार्क कर सकते हैं, बट राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 35 का सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा दोस्तों गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। एक्चुअली एक वीडियो में मैंने ये भी आपको कराया हुआ है कि ये गंगा इधर से जा रही है, ये गंगा है, और इसकी लेफ्ट बैंक पर सबसे पहले आकर के मिलेगी रामगंगा, फिर आएगी गोमती, फिर आएगी घाघरा, फिर आएगी गंडक, फिर आएगी कोसी, ठीक है। और ये सारी जो रिवर्स है वो कहाँ कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, इंडिया में या इंडिया के बाहर, ये सारी चीज़ें भी मैंने बताई हुई है। तो खैर इसका ए नहीं होगा, इसका बी हो जाएगा। 36 का बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगेन इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, अगर आपने वो रिवर वाला वीडियो फॉलो किया है मेरा तो, ठीक है। नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़े होंगे तो भी आपके लिए ईजी क्वेश्चन है, और कहीं से नहीं पढ़े हैं तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अदरवाइज आप नहीं टिक कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, ये एक नया यूनिक टाइप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये बोला कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो बिल्कुल रेनफॉल वगैरह से तो वेदरिंग होता ही, आपको पता है कि कई टाइप की वेदरिंग होती है, जिसमें एक केमिकल वेदरिंग है, ठीक है, एक फिजिकल वेदरिंग है, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है। तो देखिए वाटर के कारण क्या होगा दोस्तों, आपका फिजिकल वेदरिंग भी होगा, जब रेनफॉल किसी पर गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी से भी चीज़ें टूटेंगी, तो दैट विल बी फिजिकल वेदरिंग। और फिर वो वाटर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करेगा आपके जो पत्थर हैं उन सबको, तो उसका क्या हो गया, एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया, दैट विल बी अंडर केमिकल वेदरिंग। फिर वही वाटर CO2 के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना करके भी आपके पत्थर जो हैं स्टोन से उनको डिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज केमिकल वेदरिंग। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, और 2 और 3 जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ओनली 2 पेयर, रसिया नहीं है, ठीक है, और नॉर्वे भी नहीं है, फिनलैंड एंड जर्मनी इज़ द राइट आंसर। 38 का बी इज़ द राइट आंसर। आइए 39th क्वेश्चन देखते हैं। 39th क्वेश्चन में जो धुआंधार फॉल्स है वो नर्मदा के ऊपर ही है, मालवा रीजन में, पता बिल्कुल करेक्ट है। हुंड्रू फॉल्स जो है वो सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर ही है, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो जेरसोपा वाटरफॉल है दोस्तों, ये नेत्रावती के ऊपर नहीं है, ये श्रावस्ती तो जगह का नाम है, ये सारामती, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये कर्नाटका में ये रिवर है, ठीक है, तो ये कर्नाटका में रिवर है, और इसी रिवर के ऊपर आपका जॉग फॉल्स भी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो खैर
थर्ड आपका इनकरेक्ट है और 1 और 2 करेक्ट है, तो ओनली 2 पेयर विल बी द राइट आंसर। 39 का बी ओनली 2 पेयर इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों ने क्या मार्क किया है ये बताइए। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसमें हर चीज़ को मैच करना ये डिफ़िकल्ट है। देखिए, यूरोप में एल्प्स हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फिर इसी तरह से एपलेसियंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अगर नॉर्थ अमेरिका का हम लोग मैप बनाएं तो इधर है आपका रॉकीज, इधर है एपलेसियंस और नीचे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के इधर है एंडीज, तो साउथ अमेरिका एंडीज ये फोल्ड माउंटेन्स ये सब सही है। तो इसको आप करेक्ट करके बताइए कि क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। देखिए, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्कैटर ये एग्जांपल्स हैं आपके इंसेक्ट्स के, ठीक है। अगेन ए वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये फैक्चुअल है, दूसरी बात कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में ये बात समझ लीजिए कि बहुत सारे च्यूइंग गम्स में प्लास्टिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 तो करेक्ट है, ठीक है। अब 2 करेक्ट है तो ये 1 को एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्योंकि अगर उसमें प्लास्टिक पाया जा रहा है तो प्लास्टिक के फिर जो जो नुकसान है इन्वायरमेंट के ऊपर में, ठीक है, वो सारे नुकसान आपके क्रेडिट किए जा सकते हैं टू द च्यूइंग गम्स एज वेल, ठीक है। इसलिए 42 का ए विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका राइट आंसर शायद डी है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों में से किसी ने इसको अटेम्प्ट ना किया हो। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44, इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट ना किया होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, लायंस डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अगर आप लोग नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी वगैरह पर ये सब डॉक्यूमेंट्रीज देखा करते हैं तो आपको पता होगा कि लायंस कभी भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, ठीक है। अगर उनके पास अच्छा डाइट मिल रहा है, ठीक है, एंड उनकी सर्वाइवल पे कोई खतरा नहीं है तो दे कैन ब्रीड एनी टाइम। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा देखिए, चीता दोस्तों रोर नहीं करते हैं, यानी वो जो गुर्राना होता है ना, गर्जना, वो चीता नहीं करते हैं। बहुत सारे बिग कैट्स लेकिन ऐसा करते हैं, तो 2 करेक्ट है, ठीक है। तीसरा देखिए तीसरा बोल रहा है अनलाइक मेल लायंस मेल लियोपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। मेल लियोपर्ड्स भी जो है वो भी आपका सेंट मार्किंग करते हैं। आपको पता नहीं कि ये सारे जानवर सेंट मार्किंग करते हैं अपना टेरिटरी बताने के लिए कि यहाँ तक मेरा इलाका है, ठीक है। और सेंट मार्किंग करने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर जा जा करके सुसु करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जो कुत्ते होते हैं दोस्तों, वो बारिश के जस्ट बाद वो लोग अलग अलग इलाके में आपको जा करके थोड़ा थोड़ा सुसु करते हुए नजर आएंगे। अब इसका रीज़न क्या होता है कि ये कुत्ते भी अपना टेरिटरी इलाका फैलाए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन बारिश के कारण क्या होता है, उनका जो सेंट है, जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने अपना सेंट छोड़ा हुआ है, वो सेंट वहाँ से रिमूव हो जाता है। और बारिश के बाद एक्चुअली उन लोगों के बीच में अपनी टेरिटरी को रिक्लेम करने की असली फाइट होती है। मतलब असली लड़ाई कुत्तों के बीच आपको देखने के लिए मिलेगी बारिश के जस्ट बाद, ठीक है। और उसी टाइम में वो लोग अब अलग अलग टेरिटरी पर जा करके सुसु कर करके उसको मार करते हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और उसी में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है दोस्तों। देखिए, इंसान और कुत्तों में क्या समानता है आपको पता चल रहा होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली, सी नहीं होगा इसका। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन दोस्तों, इवन दो ये क्वेश्चन आपको ये शायद नहीं पता होगा, ठीक है, बट इसका राइट आंसर ए गेस करना वज इजी। जैसे 100 मिलियन फार्मर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अब आज का जो करंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। एंड प्रॉब्लम शुड बी ब्रॉड। अब जैसे ये सिर्फ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है। अब यहाँ किसी भी क्या बोला जाए आपको, इनिशिएटिव के तहत अगर 100 मिलियन फार्मर्स यानी लगभग 10 करोड़ किसानों को जोड़ा जाता है तो वो क्या सिर्फ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे? तो नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप BCD को एलिमिनेट करके ऑप्शन ए तक पहुंच सकते हैं। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है दोस्तों, याद रखिएगा,
ठीक है, बट इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन। हाँ, आप गेस करके इसका राइट आंसर तक शायद पहुंच सकते थे, मतलब मैं इसमें 100% नहीं बोलूँगा कि आप इसको ईजी गेस कर सकते थे। ठीक है, तो 46 का ए इज़ द राइट आंसर। अब 47 क्वेश्चन पर आते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, जो ऑफ ग्रिड एनर्जी रिसोर्सेज को ही हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें सारे के सारे ऑफ ग्रिड एनर्जी रिसोर्सेज के तहत काम कर सकते हैं, जैसे बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, तो ये सारे कर सकते हैं। तो 47 का डी विल बी द राइट आंसर। आइए दोस्तों 48 क्वेश्चन को देखिए। अगेन इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ए फैक्चुअल क्वेश्चन एंड होपफुली मतलब ये किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो सिल्क कॉटन इसका राइट आंसर नहीं, इसका राइट आंसर है फिग। जो फिग होता है दोस्तों, ये फिग का ट्री जो है ओनली फिग वास्प के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है और किसी भी इंसेक्ट के द्वारा इसको पॉलिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फिग। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज आई इवन डिड नॉट हियर अबाउट दिस। ठीक है, तो 48 का ए राइट इज द राइट आंसर। बाकी देखिए दोस्तों 49 क्वेश्चन देखते हैं। बटरफ्लाइज, फिश और फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, यानी इसमें बोल रहा है कि इनमें से किसके किसके अंदर किस किस स्पीसीज के अंदर कोई तो पॉइजनस स्पीसीज पाई जा सकती है। यानी देखिए दोस्तों ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। अब बटरफ्लाई की कोई ऐसी वैरायटी हो सकती है जो कि पॉइजनस हो, बिल्कुल हो सकती है। फिश यानी मछली की कोई ऐसी वैरायटी हो जो कि पॉइजनस हो, हाँ बिल्कुल हो सकती है। फ्रॉग यानी मेंढक की कोई भी एक वैरायटी, ठीक है, ठीक है, जो कि पॉइजनस हो, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो ठीक है, तो 49 का हो जाएगा सी, ऑल थ्री विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ आपको जानना जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को जानते ही हो, बट हियर अ लिटिल गेस वर्क कि क्या भाई फिश की तो कितनी सारी स्पीसीज है, उसमें से एक का आधा पॉइजनस क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप इसके राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगेन इट इज़ ए गेस वर्क बेसिकली। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग कैजू, पपाया एंड रेड सैंडल्स इवन दो दिस क्वेश्चन इज ऑफ इन्वायरमेंट बट दिस कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे कि इंडिया में जैसे पोर्तुगीज आते हैं, स्पेनिश लोग आते हैं, डच लोग आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, तो उनके थ्रू क्या क्या इंडिया में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो काजू है, ठीक है, और पपाया जो है ये बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो ये आया ही बाहर से है, तो ये इंडिजिनस यानी नेटिव तो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन रेड सैंडल्स जो है दोस्तों वो इंडिया का इंडिजिनस भी है और नेटिव भी है। तो इसका 3 रेड सैंडल्स 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आई विल से। तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन देखिए। साहेल रीजन आपको पता है ये है अफ्रीका, इस तरह का कुछ है अफ्रीका, और ये बीच वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं साहेल रीजन। थोड़ा रेगिस्तान टाइप का है, एरिड रीजन है ये। फिर देखिए देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, मिलिट्री कू और बहुत सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। बिल्कुल, तो चूंकि मिलिट्री कू हो रहा है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब हो रहा है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलते रहेगा कि किस कंट्री ने फ्रांस को भगा दिया अपने पास से। ठीक है, किस कंट्री के अंतर्गत जो है उस जो पपेट गवर्नमेंट थी उसको लोगों ने हटा दिया। ठीक है, यहाँ रसिया का भी इन्वॉल्वमेंट का एक एंगल है। ठीक है, इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़ पेपर्स अ लिटिल बिट देन यू कुड ईजिली मार्क दिस। ठीक है, 51 का ए इज़ द राइट आंसर। क्या 52 क्वेश्चन दोस्तों। इंडिया यूएस से एप्पल इंपोर्ट करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला गलत है, तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। 52 का डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, एंड इट यू कुड ईजिली मार्क इट करेक्ट अगर आपने पॉलिटी की MCQ को फॉलो की है। ठीक है, मतलब आपको 1 सेकेंड भी रीथिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कुड डायरेक्टली रीच एट द राइट आंसर। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर क्या, ही शेल नॉट प्रिसाइड। अब जब उसके ऊपर हम लोग उसको हटाने का ही रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा, तो पहला करेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, ही सी शेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये गलत है।
क्योंकि जब उसके ऊपर रिजोल्यूशन चल रहा है तो वो एक नॉर्मल एमपी का राइट्स है उसके पास, तो नॉर्मल एमपी बोल सकता है हाँ भाई, तो फिर स्पीकर भी बोल सकता है, तो दूसरा करेक्ट है। फिर ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नहीं, वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो नॉर्मल एमपी हो गया ना, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो 53 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ठीक है दोस्तों, 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर जाइए। जब a bill in regard to which the president of India notified his intention to summon the house to a joint sitting, अगर प्रेसिडेंट ये बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल पर ज्वाइंट सिटिंग लाई जाएगी और उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए तो भी वो बिल लैप्स नहीं होता, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तीसरा गलत है और बाकी पहला और दूसरा सही है। ये बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स कर जाएगा। अब बिल जो जिसको कि लोकसभा से पास करके राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी लैप्स कर जाएगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। यू कुड इजिली मार्क इट पॉलिटी MCQ बैक टू द बेसिक्स चैनल। ठीक है, नंबर आप जोड़ लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है, बट मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की कोई जरूरत नहीं इसमें। दूसरा देखिए, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सीने डाई, बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। चीख चीख करके और चिल्ला चिल्ला करके मैंने MCQ सेशंस में इस बात को बताई है कि इवन दो जनरल ट्रेंड ये है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो हाउस को एडजर्न सीने डाई कर देते हैं, यानी एडजर्नमेंट विदाउट गिविंग डेट, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उस हाउस को प्रोरोग कर देते हैं। इट इज जनरल कन्वेंशन, बट प्रेसिडेंट चाहे तो एक रनिंग सेशन को, मतलब एक सेशन चल रहा है यानी बिना एडजॉर्नमेंट सीने डाई के भी उसको प्रोरोग कर सकते हैं, तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट हु मतलब एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई यहाँ लेना देना नहीं है, थर्ड आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, 55 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ऑल राइट, 56 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है वो चाहती है कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो, ना कि 2040 तक, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब देखिए, जब भारत ने पंचामृत स्कीम अपना लॉन्च किया था तो भारत ने बोला कि हम 2070 तक नेट जीरो होंगे, चाइना ने बोला कि हम 2060 तक नेट जीरो होंगे, और यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम 2050 तक नेट जीरो होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो याद होता थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप इसको ईजिली मार्क कर सकते थे। ठीक है, अब चूंकि 2 को एलिमिनेट कर दिया ना, 2 गलत हो गया बेसिकली, तो फिर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। 57 देखिए दोस्तों, यहाँ वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है, एंड वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, तो ये देखिए कि दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, तो हाँ भाई बिल्कुल है। ठीक है, अब पहला देखिए, पहला का में भी आपको थोड़ा IR की चीज़ें फॉलो करनी होगी। देखिए, US ने वेनेजुएला के तेल को खरीदने पर एम्बार्गो लगा रखा था कि वेनेजुएला से आप तेल नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का कंडीशन लगा दिया था। फिर ईरान पर भी यही कंडीशन लगा दिया। अब देखिए, ये तो चल ही रहा था, उसके बाद रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया। अब रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया तो रसिया भी एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो जब रसिया का पर भी एम्बार्गो लगाना था तो अब वर्ल्ड में तो ऑयल की क्राइसिस हो जाएगी, तो फिर US ने धीरे धीरे वेनेजुएला को अलाउ कर दिया ऑयल सप्लाई करने से। ठीक है, और जिस कारण से वेनेजुएला की इकॉनमी फिर 2022, 23, 24 में काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और कहीं ना कहीं इसका रीजन सेकेंड स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अब देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स वाली जो PT 365 है, अगर उसको आप लोग पढ़े होंगे, एक बार या 2 बार पढ़े होंगे, तो आप इसको राइट आंसर इजीली मार्क कर सकते थे। इसमें जो है 100% फंडिंग जो है इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें कैडेस्ट्रल मैप्स, अब ये सब कैडेस्ट्रल फेडेस्ट्रल मत सोचिए, मैप बनाने का काम करता है, उसको डिजिटाइज करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए,
एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकिंग टू ट्रांसलिटरेट, ट्रांसलिटरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कोई भाषा में लिखी गई है, अब कुरुख लैंग्वेज में लिख दी गई है, कुरुख लैंग्वेज किसी को समझ ही में नहीं आता, तो उसको भाई दूसरे लैंग्वेज में लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये काम भी किया जाएगा, ठीक है। जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें उसमें ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को ट्रांसलिटरेट करने का भी काम किया जाएगा। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। 58 का डी विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ बहुत सारे गलत आंसर मार्क है, उस पर आप मत जाइए, ठीक है। ये कोचिंग्स का द्वारा प्रोवाइडेड आंसर है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अब 59 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बोल रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है कि दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वीमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, सेकेंड पार्ट शायद इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखिए इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो वॉलंटियर कर सकता है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ को हेल्प करने के लिए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करेगा ही ना, कि भाई तुम भी ये करो, कि गवर्नमेंट को ना पैसा देना है ना कुछ, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई वॉलंटियर करके हेल्प करना चाह रहा है, आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर हेल्प करना चाहें तो वो बिल्कुल एकदम स्वागत है भैया। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, इसी तरह से देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका जो एज ग्रुप है, एंट्री एज ग्रुप है, वो 21 से 40 नहीं, वो 18 से 40 है। गवर्नमेंट स्कीम्स वाली आपने पीडीएफ पढ़ी होगी, तो ये आप मार्क कर सकते थे इजीली। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड आपका करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए थर्ड करेक्ट है कि मिनिमम 3000 रुपये का पेंशन आपको मिलेगा, तो थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर तो सीधा ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जान जाइए। आप ये समझ लीजिए कि 18वीं लोकसभा तो अभी चल रही है, जो भी रिसेंटली लोकसभा चुनी गई है वो 18वीं लोकसभा है, ठीक है। और इसमें तो महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला है, ठीक है, यानी कि ये इसके प्रोविजंस 18वीं से नहीं 19वीं से लागू होंगे, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। और इसका सनसेट क्लॉज है दोस्तों, जनरली जितने भी रिजर्वेशन है उन सभी में सनसेट क्लॉज है 10-10 साल का। हालांकि गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करते जाती है, हर 10 साल जब कंप्लीट होने वाला रहता है तो उसके पहले उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता है। तो ये जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, उसका सनसेट क्लॉज है 15 साल का, तो दूसरा करेक्ट है। वैसे बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, दैट माइट हैपन, बट इट इज़ फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। और इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट वीमेन को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स के अंदर ही मिलेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 61 का राइट आंसर का हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। इसमें देख रहे हैं काफ़ी सारे कोचिंग्स ने गलत आंसर मार्क किए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट। तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 जो है दोस्तों, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया गया था। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिए, तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, ऑप्शन नंबर डी पर आप सीधे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट देयर आर सर्टेन कोचिंग्स, ठीक है, जिन लोगों ने डायरेक्टली बोला हुआ है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है एंड ऑल दैट। देखिए इस तरह से आप एक्सक्लूड मत करिए सिलेबस, वो प्रिपेयर योर सिलेबस हॉलिस्टिकली, ठीक है। वो पूछे ना पूछे, इट्स द जॉब ऑफ यूपीएससी, इट्स नॉट आवर जॉब। तो 68 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, तो डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये 63 है, रीट ऑफ प्रोहिबिशन, तो ये जो है ये हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस पर किया जाएगा, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। वेरी इजी क्वेश्चन, डिफिनेशन है प्रोहिबिशन का, ये सिंपल। तो 63 का सी विल बी द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डी मारा हुआ है। फिर देखिए 64th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब को रिकॉग्नाइज करने का काम गवर्नर नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, तो पहला गलत है, ठीक है। और एक स्टेट में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब हो दूसरे स्टेट में ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो दूसरा करेक्ट है। तो 64th का बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का कोई बात ही नहीं, पहला गलत कर दीजिए। फिर दूसरा देखिए, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 65th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, इट इज़ अ बुक रिटन बाय एस जयशंकर। हालांकि ये बुक एंड ऑथर ये सब यूपीएससी के क्रम में प्रिपेयर नहीं करते हम लोग, बट अगर आप थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं हम, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो कोर करेंट अफेयर्स है उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे या यूट्यूब वगैरह में वीडियो सुनते होंगे प्रशांत धवन सर वगैरह के, तो ये आप इजीली मार्क कर सकते हैं। तो सुब्रमण्यम जयशंकर की ये बुक है द इंडिया वे पहले, और ये नई बुक उनकी आई है वाई भारत मैटर्स। तो 66 का डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों 67 में देखिए, टर्की ने नाटो की मेंबरशिप को नहीं छोड़ा है, तो तीसरा तो गलत है, ठीक है। सूडान में ये सब चल रहा है, पैरामिलिट्री और रेगुलर आर्मी के बीच में क्राइसिस चल रहा है, तो सेकंड करेक्ट है। अर्जेंटीना जो है वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा, तो पहला भी करेक्ट है। तो 67th का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। 67th का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आप लगाएं, तो सुमेड पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्सन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप, ठीक है। सुमेड पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विथ मेडिटेरेनियन सी। देखिए सुमेड है, सुमेड, तो ये जो मेड है, मेड इज फॉर मेडिटेरेनियन और सू इज फॉर सुएज। तो सुमेड किसको कनेक्ट करेगा, सुएज कनाल को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करेगा। तो स्टेटमेंट 2 हो गया आपका इनकरेक्ट, ठीक है। और 2 इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट मतलब अब आपके पास ऑप्शन लिमिटेड बचा, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एग्जाम में ये सुमेड को आप थोड़ा अगर ब्रेक कर पाएँ, ठीक है, मतलब देखिए दिमाग तो नहीं काम करता उस टाइम, अगर आपका कर गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए, द रेड सी रिसीव्स वेरी लेस प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत लिमिटेड, कुछ 10 mm से भी कम, 10 mm के आसपास ऐसे कुछ यहाँ पर रेनफॉल होता है, तो पहला करेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा शायद इनकरेक्ट है। ऐसे भी ये बहुत हाईली एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आप देखिए, नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स। अब रेड सी आप देख सकते हैं कि किसके किसके बीच में फ्लो कर रही है, तो इधर से इजिप्ट है, सूडान है, इथियोपिया है, ठीक है, इथियोपिया है, शायद इरिट्रिया, जिबूती भी है, इधर से सऊदी अरबिया है, ठीक है, थोड़ा सा जॉर्डन आ जाएगा, ठीक है, और फिर इधर आपका आ जाएगा यमन वगैरह, ठीक है। यमन के पास से तो बाब अल मंडाब शुरू हो जाता है, तो इतने सारे कंट्रीज हैं, नो डाउट ये सारे लगभग रेगिस्तानी कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक कंट्री की छोटी सी एक रिवर भी नहीं फ्लो करती होगी, ये कहना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली, ठीक है। आप, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ कंट्रीज, तो ये आप मैप पर लोकेट कर पा रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। नहीं कर पा रहे तो इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, कि सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट सोर्स कौन है एमिशन का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अभी किसके द्वारा पब्लिश किया गया, नहीं पब्लिश किया गया, ये सबसे कोई लेना देना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो एनर्जी जनरेशन होता है उसका लगभग 55 से 60% जनरेशन होता है बाय द कोल पावर प्लांट्स, और कोल पावर प्लांट से आपका सल्फर एमिशन होता ही है। तो भाई जब उतना एनर्जी जनरेशन जो है कोल पावर प्लांट से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन पावर प्लांट से ही होगा। तो 70 का डी विल बी द राइट आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई विल से, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट पॉलिटी एमसीक्यू से अगर आपने किया हो तो आपको रटा हुआ होगा कि भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद के पहले, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है। ओल्डेस्ट इल्डेस्ट जो भी बोलिए आप, जो प्रॉपर लगे आपको, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट आंसर, और बाकी ठीक है। 72 क्वेश्चन देखिए, अगेन पॉलिटी एमसीक्यू, बैक टू द बेसिक्स चैनल। देखिए पहला बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, ठीक है। हालांकि ये ऑल इंडिया फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया था, दैट इज़ करेक्ट, बट इसने बात की थी, तो हाँ बिल्कुल की थी, तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, ये गलत है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को दोस्तों रखा गया था सीधे गवर्नर जनरल के अंतर्गत,
ठीक है, ये ना फेडरल ना प्रोविंशियल, ये सीधा गवर्नर जनरल के अंतर्गत था। तो 2 आपका इनकरेक्ट है। बहुत लोग आज के हिसाब से सोचेंगे कि आज के डेट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो उस टाइम फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी। लेकिन दोस्तों हम लोग उस टाइम गुलाम थे, ठीक है। तो इसीलिए फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर ये नहीं हो सकती थी, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेचर में तो इंडियंस भी चुन करके जाते थे, ठीक है। वो तो फिर बोल देते भाई कि हम World War II में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो फिर वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये रखे गए थे। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। हालांकि दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने पॉलिटी एमसीक्यू की हुई है तो। अगेन ये क्वेश्चन दोस्तों, इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम लोग ऑथर और उनके बुक्स तो पढ़ते हैं जो पुराने वाले हैं, लेकिन भास की ये जो बुक है माध्यम व्यायोग, ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मतलब ठीक है, भास की हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग स्वप्नवास वदत्तम, वो जरूर पढ़ते हैं, बट दिस बुक वी डू नॉट रीड। बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कुछ कुछ आप छांट भी सकते थे, जैसे नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा है तो बी काट दिए, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा है तो डी काट दिए। अब बचा ए और सी, तो यहाँ आप एक फेयर गेस ले सकते थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड अगर आप गेस करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, बट इसका राइट आंसर शायद ललित विस्तार है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क संघ भूति इंडिया में आए थे, ठीक है, उन्होंने ललित विस्तार के ऊपर अपनी टीका लिखी है, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये शायद आप नहीं ही अटेम्प्ट किए होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में मतलब फेयरली एक अच्छा नंबर जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस का है, ठीक है। तो डोंट गो आफ्टर दोज पीपल जो आपको अगर डिमोरलाइज आप फील करें, अगर आपका थोड़ा कम मार्क्स आ रहा है तो उसमें डिमोरलाइज फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2023 में क्या क्या जोड़ा गया था दोस्तों? शांति निकेतन जोड़ा गया है, और ये सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हॉयसल, जो हॉयसलेश्वर टेम्पल है हालेबीडू में, ठीक है, चेन्ना केशव टेम्पल है, तो वो सारे इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। बाकी रानी की भाव पाटन गुजरात में, ये बहुत पहले का है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया, ये भी काफ़ी पहले का है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर। आर्टिकल 368 किस तरह से अमेंड कर सकता है? ऐड कर सकता है, वो चीज़ को चेंज कर सकता है, रिपील कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो 76 का डी विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, पॉलिटी एमसीक्यू से भी कर सकते थे, ऐसे भी, ये तो मतलब आप सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए मैं क्या बोलूँ। ठीक है, 77 क्वेश्चन देखिए। आप सोचिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं वहीं पर ये प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज कौन है? जापान है, साउथ कोरिया है, इटली है। अब बाकी नाइजीरिया में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्यों होगा? नाइजीरिया में तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, साउथ अफ्रीका, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में प्रॉब्लम है। तो 1, 2 एंड 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है, विथ करेंट अफेयर्स वगैरह। 78 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है। 78 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर पहले 4 को पढ़िए कि अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, ये गलत स्टेटमेंट है। 4th आप काट दीजिए, ठीक है। फिर देखिए, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही बात है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल स्टेट्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो 2 और 3 तो करेक्ट है। पहला देखिए, आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आर्टिकल्स को भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा कि आर्टिकल से अंदर क्या है, ठीक है। तो 78 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। ऑल राइट। देखिए, ये क्वेश्चन ना मैं आपको कराऊंगा 79, और अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपका 99.9% आपका स्टेटमेंट आंसर गलत होगा। अगर सही है तो भाई आप महान हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, उससे काफ़ी दूर चले जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो इसमें गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट भी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट भी हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ नॉमिनेटेड पीपल भी हैं इसमें, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं इसमें मेंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे हो जाएंगे इसके आंसर में। तो 80 का डी विल बी द राइट आंसर। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा नहीं पता होता लोगों को। 81 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है। 81 क्वेश्चन में आई एम नॉट श्योर, ठीक है। 81 क्वेश्चन में पीपल आर सेइंग राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
एंड अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको जिसके साथ जाना है आप उसके साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, ये सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स ये सब जो भी है, ठीक है, तो यानी कि एक ग्रुप मिल करके लेंडिंग ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो रिस्क है उसको भी स्प्रेड कर देगा। तो पहला आपका क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा बोल रहा है सिंडिकेटेड लोन में सब कुछ हो सकता है लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं हो सकती है। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। तो 82 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने कुछ जगह से मिलाया भी है तो वो भी सी ही बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके डिटेल प्रोविजंस दोस्तों वैसे मैंने पढ़े नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं दोस्तों। डिजिटल रूपी के बारे में है। तो डिजिटल रूपी जो है दोस्तों वो नॉर्मल रूपी के जैसा ही है। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की इसमें कोई बात नहीं है। थर्ड को काट दीजिए, थर्ड को काट दीजिए, ठीक है। बाकी देखिए इट इज ए सोवरेन करेंसी, बिल्कुल जब आरबीआई उसको ये कर रहा है, इशू कर रहा है, तो ये सोवरेन करेंसी तो होगा ही। फिर देखिए ये लाइबिलिटी होगा ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, बिल्कुल कोई भी करेंसी हो चाहे तो वो आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक लाइबिलिटी होगा। तो राइट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर तीसरा देखिए इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, बिल्कुल आप उसको दूसरा जो नॉर्मल प्रिंटेड करेंसी उससे क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ भी करेक्ट है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड का ब्रेक लूँगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्वेश्चन इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन आई विल से, जैसे लेकिन ये इजी भी है डिफिकल्ट भी। जैसे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को बोलते हैं, बिल्कुल तथागत भी गौतम बुद्ध को बोलते हैं। तो 2 और 3 के बारे में आई होप आपको पता होगा। अब पता चला नय पुत्र किसको बोलते हैं। एक चीज़ तो फिक्स है कि नय पुत्र इज रिटेन इन पाली, ठीक है। पुत्र जो होता है वो होता है आपका संस्कृत या हिंदी, ठीक है, लेकिन पुत्र जो है वो पाली है। अब पाली में आपको पता है कि बुद्धिज्म की चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हैं गौतम बुद्ध के पास भी। लेकिन अगर आपको पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि सप्तभंगी नय जो फिनोमिना है ये दिया गया है आपका महावीर के द्वारा, सप्तभंगी नय। और अगर उससे आप जोड़ करके देख पाते हैं तो ये महावीर का नाम है, ठीक है, ना कि गौतम बुद्ध का नाम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। देखिए इट इज इजी और डिफिकल्ट बेस्ड ऑन कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, ठीक है। तो 84 का बी इज द राइट आंसर। 85 में आते हैं दोस्तों। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में, तो पहला तो गलत है, ठीक है। और सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में है, बट यहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स ये नहीं मिलते हैं, तो फोर्थ भी गलत है। मंगाडू केरला में है और ये मेगालिथिक साइट है, थर्ड इज करेक्ट। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ये चालकोलिथिक साइट है, सेकंड इज करेक्ट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ईजी नहीं है ये दोस्तों। अब देखिए ये जो भटकल में पोर्तुगीज को फोर्ट यानी किला बनाने का परमिशन जो है किसने दिया था। तो देखिए इसका राइट आंसर तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि इन सारे क्वेश्चंस में मैं सीधा अशोक, अकबर और ये क्या नाम है कृष्णदेव राय वही मारता हूँ, और उसका सही भी है। अच्छी बात ये है। तो खैर अपने स्टूडेंट से भी कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। 86 का ए इज़ द राइट आंसर। भटकल पर पोर्तुगीज को पोर्ट बनाने का जो परमिशन है वो कृष्णदेव राय ने दिया था। अब देखिए दोस्तों ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बोल रहा है कि जब अगर क्रॉप फेल हो जाती थी, ठीक है, नेचुरल क्लाइमिटी या कैलामिटी या किसी कारण से, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था रेवेन्यू पेमेंट से। लेकिन आपको पता है कि जो ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम था वो ऐसा नहीं था, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखिए अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल अगर ज़मींदार नहीं पे कर पाया अपने अपने इसको रेवेन्यू को टाइम से, तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली, ठीक है। फिर देखिए
ये बोल रहा है देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स बोलते हैं नीति कथा, उपनिषदों में बोल रहा है कोई भी नीति कथा नहीं है। तो दोस्तों बिना कथा के तो इंडिया में कोई चीज़ सिखाई ही नहीं जाती है। अब जैसे कठोपनिषद है, ठीक है, कठोपनिषद में कुछ कहानी है, वो कहानी के आधार पर ही उसकी शिक्षाएं दी गई हैं। तो पहला बिल्कुल क्या है आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। वैसे भी आप जैसे श्वेत केतु हैं, श्वेत केतु धृष्टद्युम्न के पुत्र से ऐसा कुछ पूछते हैं कि भाई वो क्या है जिसको अगर तुम जान लो तो तुम सब कुछ जान सकते हो। तो उसका आंसर उनको मिलता है कि तत् त्वम असि, यानी कि वह तुम हो, ठीक है। तो ये तो कहानी के माध्यम से ही तो बताया जा रहा है ना दोस्तों, ये सब कहानी चल रहा है। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, मतलब पैराबल्स हैं उपनिषद में। दूसरा बोल रहा है उपनिषद्स वेर कंपोज अर्लियर देन पुराना, तो ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपका आता है वेद, ठीक है, फिर वेद के आपका अलग अलग अंग है, संहिता है, ठीक है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। तो ये वैदिक पीरियड में ही कहीं ना कहीं आ जाता है, लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद आ जाता है। उसके बाद जब आपका क्लासिकल संस्कृत एज जब शुरू होता है तो उसमें आता है रामायण, महाभारत, फिर आगे चल करके काव्य आते हैं और आगे चल करके आपके पुराण आते हैं, ठीक है। तो पुराण से काफ़ी पुराना है उपनिषद, तो ये बिल्कुल सही है। 88 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B2 ओनली, ठीक है, बी होगा दोस्तों इसका, ना कि डी। 88 का राइट आंसर विल बी बी। दोस्तों इंडिया ग्रेन काउंसिल का, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। फिर अब ये बोला है कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के अगर आप मेंबर नहीं है तो आप राइस और व्हीट को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये तो अगर आप आपस में मिल करके इन लोगों ने ग्रुप बना लिया है, ठीक है, तो जो ग्लोबल रूल्स है वो तो चलेगा ही ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का, ठीक है। तो इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A1 ओनली होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पहला स्टेटमेंट मालूम है तो, एटलीस्ट पहला मालूम है तो, नहीं तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, लेटेस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो जोड़ा गया है वो है गरबा डांस। आपको पता है गरबा डांस कहाँ पर होता है? गुजरात में। कौन करती हैं? हमारी प्यारी दया भाभी, जिनको तारक मेहता से निकाल दिया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि दया भाभी के बिना तारक मेहता का मजा नहीं है दोस्तों। तो 90 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, गरबा डांस। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं? तो एक 51 में, 1951, 52 में, फिर 61, 71 में और एक 2001 में, ठीक है। तो टोटल 4 बार किए जा चुके हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर D है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 71st अमेंडमेंट से कौन कौन से लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया? इजी क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको रटाता हूँ, ठीक है, बेसिकली पॉलिटी के MCQs में, ठीक है, एकदम रटाए हुए क्वेश्चन से। मैथिली जो है, ठीक है, मैथिली, डोगो, ठीक है, संथाली, इन सबको 92nd से जोड़ा गया है। तो मैथिली को आप हटा दिया जहाँ, तो 4th हट गया, 4th हट गया, ठीक है, 4th हट गया। तो राइट आंसर क्या होगा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर A। फिर देखिए दोस्तों, इसमें से करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है कौन कौन सा है। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के लीडर जगजीवन राम थे, तो बिल्कुल थे। सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राजगोपालाचारी नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। स्वतंत्रता पार्टी के लीडर राजगोपालाचारी थे, यानी 2 और 4 इन आपस में क्रॉस किया गया है। और भारतीय जनसंघ के लीडर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में, ठीक है। वो देखिए मतलब नॉन पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ, बट हालांकि ये पॉलिटिकल नारा है। ये BJP और RSS वाले ये नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो ये आपका भारतीय जनसंघ से ही आपको पता है कि आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी वगैरह आई है। तो खैर आप इसका राइट आंसर मार्क कर सकते हैं, ओनली 2 पेयर, ओनली 2 पेयर। भारतीय जनसंघ से रिलेटेड कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन है? जगजीवन राम। देखिए इसी एकदम नैरो जो करंट अफेयर्स है ना, उसको बस मत फॉलो करिए आप लोग, थोड़ा बहुत ऐसे। अब जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ तो आपको थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए कि भाई कहाँ से कौन चुना गया है, ठीक है, अमेठी से कौन हारा है, ठीक है, बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी किसका, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, और आप एकदम सीधा कोर जो आपका करंट अफेयर्स है वो देख रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड, मतलब आप अच्छे से अवेयर तो नहीं है। एनीवेज आइए 94th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, तो 9A से मिलता है म्यूनिसिपैलिटीज का पावर, तो बिल्कुल सही बात है। पार्ट 9 में है आपका पंचायती राज, 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज और 9B में है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस जो है पार्ट 18 में है, बिल्कुल है। और जो आपका अमेंडमेंट प्रोविजन है वो पार्ट 20 में है, बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 94 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। इजी क्वेश्चन, पॉलिटी एमसीक्यू किया हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं भी ऐसे भी जनरल रीडिंग मारी हो आपने लक्ष्मीकांत, तो आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ इंटरस्टेट इंटरस्टेट इंटरस्टेट, ठीक है, तो इंटरस्टेट जो होगा दोस्तों वो किसी एक स्टेट को उसका पावर कैसे दिया जा सकता है, कोई भी चीज़ें इंटरस्टेट होगी तो वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आएगी, तो ये बिल्कुल सही है। 95 का सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब कॉर्पोरेशन टैक्स ये स्टेट लिस्ट नहीं, ये भी यूनियन लिस्ट है, ठीक है। तो ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी इज द राइट आंसर। ये जो दोस्तों आपका राइट टू प्राइवेसी, आप बताइए कि कौन से जजमेंट के अंतर्गत यह है, और ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, 15, 16, 19 का पार्ट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन गिवन अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है, ठीक है। तो 96 का डी इज द राइट आंसर। देखिए 97 में दोस्तों ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये मिलिट्री कमांड इसके पास नहीं है ओवर द 3 सर्विसेज चीफ्स, ठीक है, तो 2 इनकरेक्ट है। बाकी ये परमानेंट चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है ये डिफेंस मिनिस्टर के लिए, ठीक है, तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 3 ओनली। अब 96 इसका ये क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अभी तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है। कोई संकल्प मारा है, कोई सद्भावना मारा है, ठीक है, जिसने जो भी मारा हो आप चेक कर लीजिएगा या छोड़ दीजिए इसको, या आपने जो भी मारा है उसको निगेटिव काउंट कर लीजिए, बेस्ट ये होगा, ठीक है। तो अगर आपका सही हुआ तब तो आपको फ़ायदा ही है, नहीं तो फिर कोई नुकसान तो नहीं है। 99 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है बिटवीन एनी 2 कंट्रीज, ये दोस्तों कनाडा और यूएस के बीच में है, ठीक है। अब खास बात ये है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत मार्क किया है, मैंने डी मार्क किया है, मैंने क्यों मार्क किया है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 99 का ए इज द राइट आंसर। हंड्रेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एथिक्स कमेटी के बारे में बोल रहा है कि इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, ये बिल्कुल सही बात है, ये शुरुआत में एक एड हॉक कमेटी थी। ये देखिए ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन, नहीं कोई भी इसमें इसके तहत कंप्लेन कर सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड देखिए दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ये बिल्कुल सही बात है। अब जब कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब में, तो इथिक्स कमेटी उसमें क्या बात करेगी, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस की जो एक एमपी हैं जिनका नाम है महुआ मोइत्रा, उनको एथिक्स कमेटी ने बर्खास्त कर दिया था, कौन सी आपका 17वीं लोकसभा से, हालांकि अब तो 18वीं चुनी जा चुकी है और वो फिर से चुनी गई हैं महुआ मोइत्रा जी, ठीक है, लेकिन इनको 17वीं से बर्खास्त कर दिया गया था एथिक्स कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी बवाल हुआ था कि एथिक्स कमेटी ऐसा एक्शन ले सकती है कि नहीं ले सकती है, ठीक है, तो इसीलिए एथिक्स कमेटी काफ़ी न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो शेष ये है आंसर की को डिस्कस करने का पार्ट है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए कट ऑफ क्या होगा, ये मैं आपको एक रेंज देना चाहूँगा। लास्ट ईयर से कट ऑफ तो ऊपर जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर यूपीएससी के हिस्ट्री में काफ़ी लो कट ऑफ था, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा बोले कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा तो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिसको काफ़ी लोग गलत करेंगे। एट वंस देयर विल बी अ फील, उनको ऐसा फील होगा कि बहुत अच्छा पेपर गया है, ठीक है। बट जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वो लोग मिलाते जाएंगे, दे विल नो कि शायद उतना भी अच्छा पेपर नहीं गया। नो डाउट इसमें काफ़ी सारे तुक्के ट्रिक्स सब कुछ लग रहे हैं, तो लास्ट ईयर से ज़्यादा स्कोर करना इज ईजी। प्लस सीसेट जो है, सीसेट यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, ठीक है, कि सीसेट में लोग कितना आसानी से उसको क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सीसेट के ऊपर एक अलग वीडियो में लाऊंगा, मे बी कल, ठीक है। बट इतना फिक्स है कि आपका कट ऑफ कुछ मार्क्स से बढ़ेगा, तो कितना, लगभग 10 मार्क्स से 85 से 88
या आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा दोस्तों 85 to 88, एंड इसके बियॉन्ड आपका कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी हाल में। अगर आप 90 प्लस ला रहे हैं तो आप इमीडिएटली 1-2 दिन के ब्रेक लेकर के आपको जो है मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 85 से 90 के बीच में ला रहे हैं 85 से 90 के बीच में ला रहे हैं तो भी आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हाई चांसेस आर देयर कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर और एक बात, अगर आप 80 से 85 के बीच में ला रहे हैं तो भी आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसमें तो कितने आंसर्स मैंने बताए होंगे, 5-6-7 तो मैंने बताए होंगे वही गलत होंगे, तो क्या पता मैंने गलत बताया और आपका सही हुआ। इस तरह से करके आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए भी आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। और अगर आपका 80 से बिलो है मार्क्स तो नो डाउट, मतलब ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नो डाउट यू विल फील एट वंस कि आपका शायद प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इवन दो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि जब रिजल्ट आएगा तो देखी जाएगी बात क्या होता है नहीं होता है। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी करना है, आपको भी ये पता था कि ये यूपीएससी निकालना खेल नहीं है बच्चों का, और निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का। जब आप ऐसी जर्नी में घुस गए हैं, यानी जो खल मूसल होता है उसके अंदर आपने अपनी खोपड़ी दे दी है, तो उसके ऊपर से तो मूसल से आपको पीटा जाएगा ही दोस्तों, और चोट तो लगेगी ही। ठीक है, तो इसको झेलते हुए आपको कहीं ना कहीं पार करना होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ईशिता किशोर मैम का। ठीक है, ईशिता किशोर का जहाँ तक मैंने पढ़ा था, उनका 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन जिस अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स हुआ उस अटेम्प्ट में वो रैंक 1 ले आए। क्यों रैंक 1 लाए? क्योंकि भले उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तो वो उस टाइम में लगातार फिर मेंस की तैयारी कहीं ना कहीं कर रही थी। ठीक है, कि जैसे ही प्रीलिम्स हो तो मैं मेंस के ऊपर लग जाऊँ। तो दोस्तों इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। कि अगर आपको ऐसा उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो ये बहुत मुश्किल होगा दोस्तों आपके लिए। मतलब हर दिन अपने अर्लियर रूटीन को फॉलो करना, अच्छे से तैयारी में मन लगाना, बट अगर आप ये काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए तैयारी तो आप करेंगे ही। ठीक है, आप अभी नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, 1-2 महीने आप मे बी डार्क जोन डिप्रेशन में चले जाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे उठेंगे, फिर मेंस का ये नहीं बन पाएगा, मोमेंटम नहीं बन पाएगा, फिर धीरे धीरे करके फिर वही लास्ट के 3-4 महीने प्रीलिम्स के पीछे झूलेंगे। प्रीलिम्स होगा नहीं होगा वो बात रह जाएगी। लेकिन अगर आप अभी से किसी भी तरीके से, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं इसमें हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप अपना मोमेंटम बनाए रखते हैं, ठीक है, जो आपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जो मोमेंटम आपने गेन किया है बस उस मोमेंटम पर बने रहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में यू विल बी द वन हु इज लाफिंग। आप अंत में आप ही हंसेंगे, हो सके अभी आपके ऊपर कोई और हंसे, बट इन द एंड यू विल हैव द लाफ। ऑल राइट, तो दोस्तों यही मेरा एक ये था मोटिव था आप लोगों को बताने का। नो डाउट जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है उनके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं, और किसी तरीके से आपने हार्ड वर्क किया है फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसमें देखिए दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, भगवत गीता को सुनिए। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। यानी कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। बहुत ही पेनफुल है ये बात सुनना। ठीक है, स्पेशली हम लोगों के लिए जो कि माया को ही सब कुछ मान करके चलते हैं। फल से हम लोग एकदम लगभग लिप्त रहते हैं कि ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी तो गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, बीवी छोड़ देगी, मेरा बाप मेरा शादी कर देगा, या मतलब तरह तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फल के आकांक्षी हैं। होना भी चाहिए नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसमें लिप्त होना दोस्तों वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल CSC विद आनंद मोहन। बहुत ही जल्दी हम लोग मेंस ओरिएंटेड एंड डेडिकेटेड प्लान लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर जो भी नए आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं उसको फॉलो करिए, अपडेट्स को फॉलो करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।